भूकंप और सुनामी के बीच अंतर के बारे में यह है। भूकंप और सुनामी के बीच हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। अगर डिटेल पढ़ना हो तो एग्जाम के काफी पहले हम लोग पढ़ते, चूंकि समय कम है, एग्जाम काफी करीब है, इसलिए टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे और बस उसको हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में पूरा करें। तो भूकंप और सुनामी के बीच अंतर के बारे में, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, भूकंप भी और सुनामी भी। भूकंप से तो अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, भूकंप ये दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ये प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है जिसपे मानव का कोई बस नहीं चलता। तो भूकंप के बारे में देखेंगे यहाँ पे, जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है तो इसे भूकंप कहते हैं। यानी आम शब्दों में कहें तो पृथ्वी का हिलना डोलना कांपना ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का हिलना डोलना कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर जब डिटेल जहां पढ़ेंगे हम लोग को पता चलेगा, जब प्लेटों के अंदर जो प्लेट होते हैं उसमें जब टक्कर होती है तो इससे एक अंदर जो है एक तरह से हलचल उत्पन्न होती है और उसका एहसास हम लोगों को धरती के ऊपर होता है, तो वही क्या है, भूकंप है। यहां देखिए, सुनामी, जब इस प्रकार का कंपन यानी कि जो हिलना डोलना महासागर यानी कि सागर या महासागर के तट पर होता है तब इसे सुनामी कहते हैं। यानी कि यह भूकंप के तरह ही है। भूकंप में धरातल के नीचे जो है वो कंपन होता है और पृथ्वी पे इसका एहसास होता है तो भूकंप कहते हैं। और ये पानी की बात हो रही है, पानी में जब इस तरह के लहरें उठती है तट पे और इस तरह के जो होते हैं सिचुएशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। तो काफी आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के बिहार से क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में आपको बताना है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है। तो भैया अगर आप बिहार से हैं और बिहार में बाढ़ का क्या सिचुएशन है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यानी कि यहाँ पे हर साल बाढ़ का आना लगभग निश्चित होता है। नेपाल से आती है जो नदियां, वो इतने सारे पानी लेकर के आती है कि चारों तरफ जलमग्न कर देती है। तो इसके बारे में लिखना हो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पीछे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने जेहन में जो भी आ रहा है बाढ़ से रिलेटेड कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बताना है तो आप एकदम से कहेंगे कि भाई बिहार जो है बाढ़ से परेशान रहता है, तबाह रहता है, बर्बाद रहता है। यानी कि बिहार में बाढ़ आना निश्चित रहता है। बाढ़ की स्थिति बिहार में काफी भयावह रहती है। ठीक है, वो कैसे, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी जो नदियां हैं वो उफान पे आ जाती है, जिसमें कोसी नदी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बनता है, काफी महत्वपूर्ण है ना, कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ भी। देखिए, बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ का आना है ना राज्य की नियति बन चुकी है। यानी कि लगातार यहाँ पे हर साल बाढ़ आना ही आना होता है। उत्तर बिहार का पूर्वी क्षेत्र जो होता है वो बाढ़ ग्रस्त होता है। यानी बिहार के सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहता है बाढ़ से, तो बाबू बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है पूर्वी क्षेत्र जो होता है बिहार का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है ना। इस क्षेत्र में नेपाल, ये हमारे लिए बहुत घातक साबित होता है। नेपाल से आने वाली जितनी सारी नदियां हैं वो भारी मात्रा में जल लेकर के आती है ना, और हमारे यहाँ तबाही मचाती है। नदी तल में गाद जमा होने के कारण भी पानी तटबंध को तोड़ करके कृषि क्षेत्र एवं अधिकांश जो है जिस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं वहां पे चला जाता है। कोसी, कमला, बागमती, भूतही, बलान, गंडक एवं अधवारा, ये सब जितनी सारी नदियां हैं ये बाढ़ के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, इसे जान माल की भारी क्षति होती है भाई। जब भी बाढ़ आता है तो हम बर्बाद हो जाते हैं, जितने फसल होते हैं सब जो है वो दह जाते हैं, घरे गिर जाते हैं, खाने पीने की दिक्कत, मवेशियों की दिक्कत, हर तरह से हम परेशान हो जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, सब कुछ। यहां देखेंगे जो कोसी नदी है उसको क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बनता है बार बार, तो यहां से एकदम इसको हर हाल में याद रखेंगे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब बताइए, इसमें रटने की कोई जरूरत है भाई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन आप एक दो बार देख लीजिए और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सबसे आसान होते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं अपने मन से। तो बिहार में बाढ़ के बारे में लिखना हो तो आप जो है 10 पेज भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप केंद्र
अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र जो है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि भूपटल के नीचे का वह स्थान, यानी जो भूमि जो है उसके नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, यानी कि जहां से कंपन स्टार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। यानी जहां से भूकंप का एहसास सबसे पहले होता है, जहां सबसे पहले शुरू होता है उसी को तो केंद्र बोलेंगे, यानी वहीं से शुरू हुआ। ठीक है जबकि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। यानी जहां कंपन सबसे पहले भूकंप का जो सबसे पहले जो अंदर भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है वहां भूकंप केंद्र उसको कहते हैं। यानी कि मिट्टी के नीचे जहां सबसे पहले हलचल होती है नीचे, तो वहां उस क्षेत्र को बोलते हैं भूकंप केंद्र। और धरती के ऊपर यानी जहां अभी हम लोग खड़े हैं यहां पे सबसे पहले जहां एहसास होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है तो आप समझ गए कि अधिकेंद्र जहां ऊपर हम लोगों को जहां एहसास होता है, और भूकंप केंद्र जो अंदर धरातल के नीचे जहां सबसे पहले हलचल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो भूकंपीय तरंग, प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखे यहाँ पे बताया गया है। देखिए तो ये तीन जो है यहाँ पे बस याद इसको रखना है। प्राथमिक तरंग जिसको P से भी दिखाया जाता है, द्वितीय तरंग जिसको S से दिखाया जाता है, और दीर्घ तरंग जिसको L से दिखाया जाता है। तो ये तो खैर काफी खतरनाक होता है, इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होती है, तो इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सुनामी किसे कहते हैं? वहां पे हम लोग अंतर भी देखे थे, फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें। महासागरों या सागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। यानी महासागर या सागरों के आंतरिक पृष्ठ यानी कि उसी सागर के अंदर है ना, जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो हलचल उत्पन्न होती हैं तो उसी को सुनामी कहते हैं। सुनामी से बचाव के 3 उपाय यहाँ पे बताए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि समुद्र तट से दूर बसे। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है जो कि 2 बार यहाँ पे हो गया है, तो इसको आप देख लेंगे, है ना, यहाँ पे 2 बार हो गया है। तो समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, ये सबसे पहले। दूसरी बात कि समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए, समुद्र के जो किनारे एक तरह से बांध जो होता है वो मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव का पेड़ लगाना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इससे जो होता है वो सुनामी का जो असर जो है आसपास के क्षेत्रों में कम पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए एक बार आंसर हम देखते हैं। पहले से तैयार प्रबंधन उसके माध्यम से किसी आपदा से पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की तुरंत मदद की जा सके या उनका उपचार किया जा सके, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। यानी कि ऐसा व्यवस्था कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, काफी परेशान है, और तुरंत वहां पे अगर उपचार के साधन जो है पहुंचाया जाए, वही क्या है, जीवन रक्षक है। यानी जीवन के रक्षा करने वाला, जीवन को बचाने वाला आकस्मिक प्रबंधन, यानी अचानक से तुरंत, यानी कोई घटना घटी और तुरंत, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तुरंत पहुंच जाती है ना। आप देखते हैं ट्रेन में भी एक ऐसा ट्रेन भी होता है जो इसीलिए होता है कि कहीं कोई दुर्घटना घटे तो उस समय वो ट्रेन जाएगी और लोगों को बचाएगी, और उसमें दवा सब कुछ होता है, और काफी मतलब कि वो अचानक से कोई घटना घटने पे वो एक जीवन रक्षक के रूप में काम करता है, और वो एक फिक्स होता है कि हाँ ये इसीलिए है ताकि अचानक से किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो वहां पे मदद पहुंचाया जाए। तो ये वही होता है, ठीक है, पहले से तैयार होता है बिल्कुल कि किसी प्रकार की कोई घटना हो वहां तुरंत पहुंचा जाए, तो इसीलिए कह रहा पहले से तैयार प्रबंधन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है भाई आग से संबंधित, कि अगर आग लग जाए
तो क्या करना चाहिए तुरंत, उसके बारे में एक बार पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फिर बात करेंगे। देखिए, आग लगने की स्थिति में प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेदारी होती है, यानी क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण इसमें। तो देखिए, सबसे पहले है कि आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। भाई अगर आग कहीं लग गया है तो सबसे पहला काम होना चाहिए आसपास के जो भी लोग हैं कि भाई मदद के तौर पे जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको हर हाल में बाहर निकाला जाए, किसी भी तरह से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। दूसरी बात कि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना, और जो भी उसमें अगर कहीं किसी को जल गया हो, नुकसान हुआ हो, जो कुछ, तो बाहर निकालें और तुरंत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाएं, रुकने की जरूरत नहीं है। पहला काम आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना, दूसरा उनमें से जो घायल है उनको तुरंत जो है उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना। ठीक है, ठीक है। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी, देखिए अगर किसी को कहीं जल गया, कहीं कोई आग से जल गया तो उसमें ठंडा पानी उस पर डालना चाहिए, बर्फ से सहलाना चाहिए। बर्फ जो है इसमें काफी बेहतर कारगर साबित होता है। बर्नोल, ये नाम आप सुने होंगे, जैसे उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। प्राथमिक औषधि का उपयोग करना, इससे जलन में राहत मिलती है। ठीक है, तो जब कोई किसी का अगर कुछ जल गया है कहीं भी तो कोशिश करें उस पर ठंडा पानी डालें, उस पर बर्फ से थोड़ा सा सहलाएं, उस पर बर्नोल जो होता है वो लगाया जाए, उससे जलन में कमी आती है, आराम मिलता है। आग के फैलाव को रोकना जिसके लिए कि नजदीक में उपलब्ध बालू, यानी कि अगर आसपास में बालू हो, मिट्टी, अगर मिट्टी हो, तालाब हो, तालाब से पानी, हाँ जाइए मामा से बोलिए चालू कर देंगे, लेके जाओ। अगर तालाब हो, आसपास बालू हो, मिट्टी हो तो आप कर सकते हैं, यानी कि तालाब हो उसे तुरंत जो है बोरिंग लगा करके उससे पानी से उसको बुझाया जाए। यानी कि बुझाने का काम बाद में, पहले फंसे हुए लोगों को निकालना है, उपचार के लिए उनको भेजना है, और आपके पास अगर हो सके तो ठंडा पानी उस पर डालें, उस पर बर्फ से सहलाएं, बर्नोल लगाएं और प्राथमिक उपचार के लिए भेजें। उसके बाद आग को न फैलने देने के लिए कोशिश करें कि पानी आसपास के क्षेत्र में जो भी मिले, पानी मिले, बालू मिले, उस पर डालें, और उसके बाद आपको अग्निशामक को कॉल करके बुलाने का काम करना है। यानी कि जो भी सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, अग्निशामक, उसको बुलाया जाए और फिर आग को बुझाया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं भाई कि आग जब लगे तो उस समय क्या क्या करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूस्खलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहता है, भूस्खलन क्या है। तो देखिए यहाँ पे, पहाड़ों से पत्थर का खिसकना, गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। यानी कि ये भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जिधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उधर ये भूस्खलन होता है। यानी कि पहाड़ जो है वो टूट करके और मलबे के रूप में नीचे गिरता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। जब बारिश होती है उस कंडीशन में भी ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया भी है, भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप या फिर गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया से भूस्खलन होता है। यानी भूस्खलन के जिम्मेवार सबसे ज्यादा जब लगातार बारिश होती है तो जो बड़े बड़े पहाड़, चट्टान होते हैं, वहां से जो पहाड़, पत्थर के टुकड़े होते हैं और उसके साथ मिट्टी भी मिला होता है, वो टूट करके और नीचे गिरना शुरू हो जाता है ना। मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूस्खलन की क्रियाएं ज्यादा होने लगी हैं। यानी कि मनुष्य जो है अपने फायदे के लिए जो है छेड़छाड़ कर रहा है ना, पहाड़ में जो है काट कूट करता है, जिससे कि भूस्खलन और ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो भूस्खलन समझ गए बाबू। भूस्खलन का मतलब कि पहाड़ से जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, मिट्टी के साथ जो कुछ भी होते हैं, वो बारिश जब तेज होती है तो वो गिरना शुरू होता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप क्या है। यहाँ पे देखिए, भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 या 4 उपायों के बारे में लिखना है। आपसे जितना भी उपाय पूछे, 2 पूछे, 4, 5, 6, जो भी पूछे, इसमें बहुत सारा पॉइंट आप अपने मन से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देख लें एक बार। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से भूपटल पर उत्पन्न कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप तो आप पहले भी समझ गए हैं कि पृथ्वी का हिलना, डोलना, कांपना ही भूकंप कहलाता है। ठीक,
यहां तक क्लियर है। भूकंप से बचाव के उपाय के बारे में अब हम लोग को लिखना है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करना, पहली बात। दूसरी बात, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना। तीसरी, मकान छोटा एवं आयताकार बनाना। सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों को जागरूक करना। देखिए भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 या 4 उपाय के बारे में बताया गया। यानी कि ये कौन सा बचाव है, तो भाई कि भूकंप से नुकसान कम हो और भूकंप के पहले आप क्या क्या कर सकते हैं कि भूकंप अगर आए तो उसका असर ज्यादा न हो, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि भाई भूकंप जब आए, अगर भूकंप आ गया, उस समय आपको क्या क्या करनी चाहिए, क्या सावधानियां अपनानी चाहिए कि भूकंप से कम नुकसान हो। ये क्वेश्चन आपको ज़हन में बिल्कुल रखने की जरूरत है। यानी भूकंप के समय आपको कैसे बचना चाहिए, क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए। तो देखिए जब भी भूकंप आए, अगर आप घर में हो तो कोशिश करें घर से बाहर निकल जाएं। हर हाल में अगर घर से बाहर निकलना जरूरी है, जब भी भूकंप आए घर में हो तो फौरन घर से बाहर निकल जाए। अगर घर से बाहर निकलना संभव नहीं है, आप काफी ऊपर हैं, 2-3 मंजिला पे हैं, निकलना मुश्किल है, तो उसी में किसी कोने पे मजबूत डेस्क हो या कॉर्नर पे किसी भी मजबूत चीज के नीचे छिप जाएं। ये बात। दूसरी बात, अगर घर से बाहर हो तो कोशिश करें कि बिजली के खंभे, तार वगैरह से दूर कहीं खड़े हों, अलग चले जाएं, खुले में चले जाएं। गाड़ी चलती हो तो गाड़ी को रोक दें, साइड कर लें। मतलब ये सब सावधानियां अपनाने की जरूरत है। जब कभी भी भूकंप आ जाए, अचानक से घटने वाली घटना है, कभी भी आ सकती है, तो ये सब आपको इस तरह से सावधानी अपनाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए भूस्खलन से बचाव के उपाय के बारे में ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखना है। क्वेश्चन बैंक में आपको पूछा हुआ है ये कि 2 उपाय बताना है। तो ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करे, यानी जो तिरछे जमीन हो, यानी कि उसका ढलान वाला जो क्षेत्र हो, वहां जो है ऐसा निर्माण न करें, अस्थायी रूप से कुछ न बनाए, वो नुकसान में आप पड़ सकते हैं। असुरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण करें, यानी कि असुरक्षित कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अक्सर जो है भूकंप वगैरह और भूस्खलन वगैरह और तबाही जो है आते रहते हैं। तो उस तरह के क्षेत्र जो है पहचान करके और वैसे क्षेत्रों से आप कोशिश करें कि दूर रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण से आपका क्या अभिप्राय है। यानी वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण मतलब कि इकट्ठा करना, उसको मतलब कि बारिश का जो भी पानी होता है उसको एक जगह स्टोर करना। तो देखिए यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने तथा जल संकट को दूर करने का एक तरीका है। ठीक है, यह ऐसी तकनीक है जिसे स्थानीय आवश्यकता एवं स्थलाकृत के अनुसार अपनाया जाता है। देखिए वर्षा जल संग्रह एक ऐसा तरीका है जिससे बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है जरूरत के अनुसार। जैसे ये काम ज्यादातर राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिधर पानी की काफी किल्लत है, काफी दिक्कत है। तो जब बारिश होती है तो लोग जो है छतों के पानी को जो है एक जगह से करते हैं उसको और एक जगह से गिरने देते हैं और उसको पाइप के द्वारा जमीन में कहीं गड्ढा गहराई तो खोद करके और उसी में उस पानी को स्टोर किया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है कि पानी सूखे नहीं। और उस पानी का उपयोग जो है नहाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, अनेकों प्रकार से सिंचाई के लिए किया जाता है। मतलब बारिश हुई और उस बारिश को अगर छत पे जो पानी गिर रहा है उसको एक रास्ते से एक ही जगह गिरा करके उसको स्टोर करके संग्रह करके रखने का काम किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, जिधर हम लोगों के क्षेत्र में जहाँ पानी की ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां पे कोई बात नहीं है, लोग जो है बारिश की पानी कहीं जाए, कहीं गिरे, छत से कहीं गिरे, कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ समस्याएं होती है, लोग पानी पीने के लिए तड़पते हैं, उधर बारिश के पानी को भी स्टोर किया जाता है पुनः उसका उपयोग के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? यानी सुखाड़ जब बारिश न हो और उस समय मिट्टी में नमी बने रहे, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं कि मिट्टी में नमी बने रहे? नमी रहेगी तो फसल होगा, नमी नहीं रहेगी तो दिक्कत होगा, कोई भी फसल नहीं हो पाएगा सही से। तो सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय करेंगे या करना चाहिए। पहला, घास का आवरण रहने देना चाहिए, यानी कि आप कोशिश करें कि खेत की जुताई कम करें, कोशिश करें कि उस पे से घास जो है वो बना रहे, और घास रहेगा तो डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगा और फिर मिट्टी की नमी बनी रहेगी। दूसरी बात, खेतों की गहरी जुताई किया जाना चाहिए, खेतों की गहरी, है ना, जुताई किया जाना चाहिए, यानी कि जब जुताई हो तो गहराई में हो, ताकि नीचे से मिट्टी ऊपर की तरफ हो। ऐसा ना कि ऊपर से ही जोत दिया जाए और फिर थोड़ा सा जुताई हो और तुरंत धूप पड़े और सूख जाए और मिट्टी बिल्कुल जो है वो नमी खत्म हो जाए। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है? बिहार का शोक, तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बाढ़ में, तो यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है, जिससे उत्तरी बिहार में जान माल की भारी क्षति होती है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ये पहले से हम लोग क्लियर है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे भारी नुकसान होता है जान माल का काफी ज्यादा, खास करके किस क्षेत्र में जी? तो खास करके उत्तरी बिहार में। ठीक है, तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या क्या कैसे करना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस लेसन से, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन को लिए हुए हैं, और इसमें सबसे, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि आप जो है वो बाढ़ के बारे में आप जानकारी रखेंगे, सुनामी के बारे में जानकारी रखेंगे, भूकंप के बारे में जानकारी रखेंगे, सुखाड़ जो है उस क्या होता है, कैसे होता है, सुखाड़ के बारे में जानकारी रखेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से ही ज्यादातर बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने मन से बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं होता है। आसानी से थोड़ी सी समझ अपने अंदर रखें तो उसका जवाब अपने शब्दों में आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम फिर से बनाएं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका देख लेंगे, क्या भी जो इस आपदा प्रबंधन का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में क्लियर कर लें। ओके, धन्यवाद।